नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के अहम खबरों के साथ। देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल भी पहुंचे। साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत, चंदन रामदास, गणेश जोशी भी सचिवालय में मौजूद रहे। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर पहुंचकर रामनगर में आयोजित होने वाली G20 की बैठकों की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य के लिए ये ऐतिहासिक आयोजन बैठक है और इस आयोजन से उत्तराखंड को वैश्विक पटल पर नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि बैठकों के भव्य और सफल आयोजन के लिए किसी भी प्रकार की कमी न रहे। तो उच्च अधिकारियों के साथ सीएम धामी ने बैठक किया है। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं हम कि किस तरीके से पंतनगर पहुंचे सीएम धामी। इस दौरान उन्होंने कहा कि G20 जो है राज्य के लिए बहुत बड़ा अवसर है, इससे विश्व स्तर पे जो है पहचान मिलेगी उत्तराखंड के लिए। तो इन तैयारियों में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, ये अधिकारी खास तौर पर ध्यान रखें। तो स्थलीय निरीक्षण का जायजा भी लिया है। आपको बता दें तमाम कार्य जो वहां पे चल रहे हैं उसका निरीक्षण भी लिया है सीएम धामी द्वारा। तो पहुंचे हैं पंतनगर सीएम धामी। इसी के साथ तमाम उच्च अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और G20 से जुड़े जितने भी सवाल थे अधिकारियों के, उनके जवाब भी दिए और साथ ही ये भी कहा अधिकारियों को कोई भी कमी ना रह पाए इस आयोजन में। ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंथुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी देखिए सीएम धामी की जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ निकल के सामने आया और इस बैठक के बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सचिवालय में चल रही है। अभी भी सभी मंत्रिमंडल की बैठक है जो इसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा जारी है और उम्मीद यही है कि आज इस कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि जो आज जिसकी उम्मीद संभावना सबसे ज्यादा जताई जा रही है वो यही है कि राज्य सरकार की नई आबकारी नीति आज यहाँ पर कैबिनेट की तरफ से मंजूर यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उन लक्ष्यों को उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके उसके लिए नई नीति का होना जरूरी है। क्योंकि पूर्व की नीतियों में जिस तरह की खामियां यहाँ पर रही है, तो ऐसे में पिछली बार की नीति के चलते आबकारी विभाग को काफी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा था, इसलिए इसमें नीति में कुछ संशोधन यहाँ पर किए गए हैं। तो आज उस आबकारी नीति को कैबिनेट की तरफ से अपनी मंजूरी यहाँ पर दी जा सकती है और 1 अप्रैल से जो नया सेशन शुरू होगा उस सेशन के तहत इस नई आबकारी नीति को यहाँ पर लागू किया जाएगा, ताकि राज्य सरकार ने जो 4000 करोड़ का राजस्व आबकारी के लिए निर्धारित करा उस लक्ष्य को पाया जा सके। इसके अलावा कई विश्वविद्यालयों के जो विधेयक है जिन पर आज कैबिनेट की तरफ से निर्णय लिया जा सकता है। उत्तराखंड भू विधेयक जो पूर्व में जो राजभवन की तरफ से लौटाया गया था उस पर आज कैबिनेट अपने मंथन यहाँ पर कर रहा है, उसको भी यहाँ पर अपने कैबिनेट की तरफ से मंजूरी यहाँ पर दी जा सकती है। इसके अलावा कई विभागों की जो सेवा नियमावली है उनको यहाँ पर कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी जा सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें कैबिनेट की मंजूरी की तरफ से महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। G20 भी राज्य में होने वाली है, तो इसको लेकर क्या कुछ बैठक में बात हुई, क्या कुछ सहमति बनी? ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने जो रामनगर दौर था उसमें पंतनगर में अधिकारियों के साथ एक बैठक यहाँ पर करी है, क्योंकि रामनगर में 28 से 30 मार्च के बीच में G20 की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे G20 समूह के, वो यहाँ पर विजिट करेंगे। तो ऐसे में उनकी जो व्यवस्थाएं होंगी इस बैठक की जो तैयारियां उसको बाबत उन्होंने यहाँ पर समीक्षा बैठक के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ साथ कुमाऊं मंडल के जो अधिकारी है उन सभी को दिशा निर्देश यहाँ पर दे दिए गए कि समय रहते सभी तैयारियां पूर्ण हो सके। जो बैठक के जो एजेंडे हैं उन एजेंडों के हिसाब से उत्तराखंड राज्य किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, कुछ बैठकों के माध्यम से उत्तराखंड राज्य को जो नई पहचान मिली है उस पहचान में
क्या कुछ चीजें सहायक हो सकते हैं, उन सब चीजों पर अभी से ही होमवर्क करने के लिए कहा गया है। क्योंकि इस G20 की बैठकों के बाद तो ये जाहिर है कि उत्तराखंड राज्य विश्व के पटल पर अपने नई पहचान के रूप में देखा और समझा जाएगा। तो ऐसे में उत्तराखंड राज्य की जो विशेषताएं, चाहे वो खान पान की विशेषता हो, चाहे यहाँ के उत्पाद हो या यहाँ की संस्कृति हो, उसे कैसे इन बैठकों के माध्यम से प्रेजेंट किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर रणनीतिगत काम करने के लिए कहा गया। जी जी, जिस तरीके से उत्तराखंड में अभी पिछले दिनों भी देखा था कि बिजली का संकट लगातार गहराता जा रहा है, तो इस मुद्दे पर भी क्या बैठक में बातचीत हुई, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि बिजली के संकट को या राज्य में दूसरे जो स्थापना विकास के काम हो, उनको किस प्रकार से पूर्ण किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। खासतौर पर बिजली के संकट से तो जो केंद्र सरकार से राहत जो मिली है, उस राहत के बाद उस राहत को कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, 2024 के लिए कैसे उस जो स्पेशल कोटा है, उस स्पेशल कोटे को कैसे जारी रखा जा सकता है, उन सब चीजों पर भी बातचीत यहाँ पर होगी। साथ ही मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके अलावा फायर सीजन में उत्तराखंड को ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो, उस नुकसान की प्रतिपूर्ति यहाँ पर हो सके, उसके लिए वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि कैबिनेट बैठक के माध्यम से राज्य सरकार अब आगामी जो विकास के एजेंडे हैं, उन एजेंडों को आगे बढ़ाती नजर आएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभय तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई जो कि खत्म हो चुकी है, तमाम मोहर लग चुकी है कई प्रस्तावों पर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी हाकम सिंह के हरिद्वार में ज्वालापुर स्थित निर्माणाधीन मकान को डीएम के आदेश पर कुर्क किया गया। इसके साथ ही तहसीलदार हरिद्वार को रिसीवर नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई। जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार महोदय के आदेश के क्रम में की गई है, जिसमें तहसीलदार हरिद्वार को धारा 14 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निर्वाण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा आदेश पारित किए गए हैं, जिसमें तहसीलदार हरिद्वार को हाकम सिंह की प्रॉपर्टी पर रिसीवर नियुक्त किया गया है, जिस पर राजस्व विभाग की टीम यहाँ पे आई है। फैसला नंबर वेरीफाई किया गया है और निर्माणाधीन ये जो प्रॉपर्टी, इसको हमने अपनी सुपुर्दगी में ले लिया है। ये बैनामे के आधार पर जो जिला मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देश में वर्णित संपत्ति है, ये 78.16 वर्ग मीटर 78.16 वर्ग मीटर है ये प्रॉपर्टी। कि मुझे इस जिला मजिस्ट्रेट महोदय के जो आदेश हैं उसके अंतर्गत मैं इस पर कार्रवाई कर रही हूँ। और राज्य सरकार के बजट को लेकर हल्द्वानी के बीजेपी कार्यालय में पूर्व सांसद बलराज पासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बलराज पासी ने राज्य सरकार के बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बजट में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही सड़कों की स्थिति में भी जल्द सुधार आएगा। आने वाले समय में पर्यटन को लेकर भी नई संभावनाएं तलाश की जाएगी। तो बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, ये पूर्व सांसद बलराज पासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पर्यटन विभाग में भी उन्होंने बजट को काफी महत्वपूर्ण बताया है। आपको बता दें, उत्तराखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बात कही है। सांसद बलराज पासी ने, पूर्व सांसद बलराज पासी ने ये बात कही है कि इस बजट में काफी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उत्तराखंड में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत पहले चरण में राज्य को 22 विशेष डॉक्टर मिले हैं, जिनके अलग अलग स्थानों पर तैनाती की जाएगी। सचिव स्वास्थ्य आर राजेश कुमार ने बताया कि योजना के तहत देश के अलग अलग हिस्सों से 22 डॉक्टरों का चयन हुआ है, जो अब चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़ जैसे जनपदों में अपनी सेवाएं देंगे। सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि पहाड़ों पर विशेष डॉक्टरों की भारी कमी को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया था।
लक्सर में सत्यम ने विषम आर्थिक परिस्थितियों में भी पहले ही प्रयास में उत्तराखंड पंचा चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। स्वर्ण पदक लेकर लौटे सत्यम को स्थानीय लोगों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बता दें कि लक्सर के मोहल्ला केशव नगर निवासी राजकुमार उर्फ पप्पू घर के सामने लोहार के सामान की छोटी सी फड़ लगाकर परिवार पालते हैं। उनके बेटे सत्यम को शुरू से पंजा लड़ाने का शौक था। पढ़ने लिखने में सत्यम होनहार था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण 2020 में हाई स्कूल करने के बाद उसकी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन पंजा लड़ाने के शौक और जज्बे को उसने कम नहीं करने दिया। वहीं शिक्षकों ने भी सत्यम को पुरस्कार देकर सम्मानित करते हुए उसका हौसला बढ़ाया। बाईस मार्च से 30 मार्च 2023 तक आने वाले चैत्र नवरात्रि रामनवमी के प्रबंधन और धार्मिक मेलों को लेकर उत्तराखंड सरकार इस बार नवरात्रि नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। मीडिया से जानकारी साझा करते हुए धर्मसौ सचिव हरिश्चंद्र सेमवाल ने बताया कि आने वाली 22 मार्च से 30 मार्च तक चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है, जिसके वैदिक और पुराणों में चैत्र नवरात्रि को विशेष महत्व दिया गया है। उन्होंने बताया कि चैत्र नवरात्रि के मौके पर सरकार विशेष अभियान चलाते हुए प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख देवी मंदिरों, शक्तिपीठों में मातृशक्ति की सामर्थ्य और शक्ति का प्रतीक नवरात्रों को नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। इसमें दुर्गा सप्तमी, रामचरितमानस, देवी गायन, देवी जागरण आदि पाठ आयोजित कराने जाने का फैसला लिया गया है, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं की विशेष रूप से सहभागिता सुनिश्चित की गई है। और देहरादून में जल संस्थान पानी कनेक्शन की चोरी करने वालों पर नकेल कसने जा रही है। प्रशासन सचिव सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ने विजिलेंस सेल का गठन किया है, जिसके चलते पानी के कनेक्शन की चोरी करने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि अधिकांशी अभियंता और डिवीजन स्तर के निगरानी की जा रही है, लेकिन अब कनेक्शन की चोरी पर काफी हद तक लगाम लग पाएगा। कई बार इलीगल कनेक्शंस पाए जाते हैं और पानी की उसमें जो थेफ्ट है उसके लिए हमारे विभाग द्वारा हालांकि पहले भी कार्य किए जाते हैं। अधिशासी अभियंता डिवीज़न स्तर पर भी इस चीज़ की मॉनिटरिंग होती है और अभी विभाग में एक सेल अलग से भी इसका गठन किया है। तो विशेष रूप से जो इस प्रकार के कनेक्शंस की चोरियाँ हैं, पानी की चोरी हैं, और उस पर थोड़ा उनकी कंटिन्यू मॉनिटरिंग करने के लिए ताकि इस चीज़ को कम किया जा सके, इसके लिए सेल का गठन किया गया है। हल्द्वानी में मौसम का मिजाज बदला है। हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में हुई तेज बारिश। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही तेज बारिश की आशंका जता दी थी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ। तेज हवा और बारिश की वजह से बढ़ी पहाड़ी और मैदानी इलाकों में ठंड। जहां बारिश की वजह से मौसम ने बदली करवट, तो वहीं दूसरी तरफ फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तो बता रहे हैं कि किस तरीके से मौसम का मिजाज जो है बदला हुआ है उत्तराखंड में। इसकी जानकारी पहले ही मौसम विभाग की तरफ से दे दी गई थी और इस बारिश ने जो है कहर बरपाया है। किस तरीके से किसानों के फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं उत्तराखंड से, जहाँ पे तेज बारिश हो रही है। ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई थी मौसम विभाग की तरफ से, जो कि सही साबित हुई है। इसकी वजह से कई फसलों को नुकसान हुआ है किसानों की। उत्तराखंड में बीते 2 दिनों से मौसम के मिजाज में बदलाव देखा गया है। एक और जहां पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, तो वहीं मैदान में ठंडी हवाएं चलने से ठंड बढ़ गई है। हालांकि सोमवार को भी अधिकांश इलाकों में दिन की शुरुआत के साथ बारिश हुई। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की भी आशंका जताई है।
विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज कुछ जगहों में जो है हल्की मध्यम जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो रहने वाली है। तो साथ ही आप देखेंगे जो बर्फबारी है वो भी हमारे जो 3000 या 3500 मीटर के आसपास के एरियाज हैं तो उनमें बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। और जो बाकी क्षेत्र हैं तो उनमें जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसमें कहीं लाइटनिंग है या फिर हेल है, ओलावृष्टि है, वो अभी ये 2-3 दिन जो है इनके दौरान जो है कहीं भी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में चैत्र नवरात्रि खास रहने वाली है। इस बार शासन प्रशासन को भी नवरात्रि के आयोजन में शामिल किया जा रहा है। इसे भव्यता देने के लिए तैयारी भी शुरू कर चुकी है। खास बात यह है कि इस बार नवरात्रि को नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। धामी सरकार ने इस बार चैत्र नवरात्रि को नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें पूरे हफ्ते तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले पर संस्कृत विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें जिलाधिकारियों को बकायदा धनराशि भी अवमुक्त की गई है, ताकि तमाम जिलों में नारी शक्ति उत्सव के कार्यक्रम मनाए जा सके। वहीं दूसरी तरफ से सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल भी इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही हैं। तो कांग्रेस इस मामले पर सरकार की सोच को सियासी बताकर वार पर वार कर रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत आभार व्यक्त करते हैं उनका कि उन्होंने नवरात्रों में, जब हमारे यहाँ हमारी संस्कृति और परंपरा है कि हम देवी पूजा करते हैं, तो उन्होंने नारी शक्ति के रूप में इसको लिया है और सभी जिलों में इसको सरकारी रूप से भी करने का निर्णय लिया है। तो इसके लिए मैं संपूर्ण उत्तराखंड की महिलाओं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे समाज की नारियां हैं, उनके साथ तो लगातार उत्पीड़न हो रहा है, उन पर तो लगातार अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, और दूसरे तीसरे किसी के द्वारा नहीं, भाजपा के ही कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के द्वारा। ये अंकिता भंडारी हत्याकांड में कौन संलिप्त है? विनोद आर्या जो कि पूर्व दायित्वधारी है भाजपा का, उनका पुत्र पुलकित आर्या संलिप्त है। धामी सरकार एक के बाद एक कई ऐसे फैसले राज्य में लेने का काम कर रही है, जो राज्य में जनहित के तो होंगे ही, साथ ही अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। पहले धामी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए नौकरियों में 30% आरक्षण की घोषणा की। उसके बाद अब चैत्र नवरात्रि को नारी शक्ति के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जो इस बात का प्रमाण है कि धामी सरकार लगातार राजहित और महिला उत्थान के लिए काम कर रही है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। एलोपैथिक को लेकर अक्सर विवादित बयानों में चर्चा में रहने वाले योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर से एलोपैथिक को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। इस बार हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को लेकर कहा है कि जिस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनियों को हमारे द्वारा शीर्षासन कराया जा रहा है, उसी तरह एलोपैथिक को भी जमीन में हम इतना गहरा गाड़ देंगे कि बहुत दिनों तक इसको सांस नहीं आएगी। स्वामी रामदेव ने कहा है कि आयुर्वेदिक का वर्तमान और भविष्य स्वामी रामदेव है। एलोपैथिक लोगों को और ज्यादा बीमार बना रहा है। कोरोना की भी दवाई हमने तैयार की थी। एलोपैथिक कोरोना की दवा अभी तक नहीं खोज पाई है। एलोपैथी में सर्दी जुकाम से लेकर के कफ कोल्ड से लेकर के भी कोई थोड़ा सा नए नाम रख दे, H3N2। अरे H3N2 तो है तेरे पास, दवा क्या है ये बता। इनके पास में कोई दवाई नहीं है, न सर्दी की, न जुकाम की, न बुखार की। कोरोना बीत गया, अब तक दवा नहीं बना पाए, उसकी भी पहली दवाई हमने बनाई। 25% लोगों को फैटी लीवर हुआ तो एलोपैथी ने किया है। आज लोगों की किडनी फेल है तो आयुर्वेद की भस्मों से नहीं कि हमने सारे रिसर्च करके दिखा दिया है, वो एलोपैथी की दवाई से हुई। एलोपैथी में डोईवाला शुगर मिल का देर शाम उत्तराखंड शुगर फेडरेशन के प्रबंधक निदेशक उदयराज सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान चीनी की शानदार रिकवरी होने पर मिल के ईडीडीपी सिंह और कर्मियों की सराहना की। बता दें कि इस बार पेराई सत्र में किसानों को किसी तरीके की परेशानी नहीं आई, जबकि मिल का संचालन भी बहुत शानदार तरीके से हुआ, जिस कारण किसानों ने साफ सुथरा गन्ना मिल को सप्लाई किया, जिसका नतीजा चीनी का उत्पादन बढ़ा और शानदार रिकवरी आई। चीनी मिल शुरुआत में तैयार हो रहे तब मैंने भ्रमण किया था और कई चीज़ों का
नई चीज़ों का करने के लिए मैंने निर्देश दिया था। तो आज चूँकि मुझे समय मिला तो मैंने कहा कि एक बार चल के मैं औचक रूप से भी देख लूँ कि मिल की पोजीशन क्या है, गन्ना किसानों की स्थिति क्या है, गन्ना कितना आ रहा है। अधिकारियों से वार्ता करके हर चीज़ों की जानकारी लिया कि जो हमारे नए GM DP सिंह आए हैं इस पेराई सत्र में, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और उस काम करने के जो हमारे आंकड़े हैं वो भी अपने आप में बताते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और केदारनाथ आपदा का जिक्र होते ही ग्लेशियर झीलों के खतरे पर बहस तेज हो जाती है। खास तौर पर हिमालयी राज्य इसको लेकर ज्यादा चिंतित दिखाई देते हैं। हालांकि इस हालातों में आने वाली बाढ़ का खतरा दिल्ली, यूपी और हरियाणा तक के लिए भी मुसीबत बन जाता है। लेकिन अब खबर अच्छी ये है कि हिमालय क्षेत्र में सैकड़ों झीलें होने के बावजूद उत्तराखंड में अब सब ऑल इज वेल है। वैज्ञानिकों के अध्ययन के दौरान उत्तराखंड में 1263 झीलों को मानव बस्तियों के लिए खतरा नहीं माना गया है, जिसके बाद न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी राहत की सांस ले सकते हैं। और हमने पूरा उत्तराखंड की ग्लेशियर लेक इन्वेंटरी की थी, उसमें हमें जो है लगभग हमने जो है 1263 ग्लेशियर लेक का मैपिंग की थी। तो 1263 लेकों में से लगभग जो है करीब 800 लेक तो हमारे सुपर ग्लेशियर लेक थी। सुपर ग्लेशियर लेक वो होती है जो ग्लेशियर के ऊपर बनती है, विदिन आइस बॉडी बनती है, और वो एक टेम्परेरी लेक होती है। वो उनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ग्लेशियर के ज़्यादा मेल्ट होने में इन लेकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। बॉडकोट वन क्षेत्र के रैनापुर ग्राम पंचायत में घमंडपुर गांव में हाथी ने सुबह 3 बजे गांव के ग्रामीण धर्म सिंह पवार के घर की बाउंड्री वॉल को तोड़कर आंगन में आ धमका। फिर दूसरे साइड की बाउंड्री वॉल को तोड़कर गांव में प्रधान संसार सिंह के गेहूं के खेत में पहुंचा और फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। गांव में ग्रामीणों ने हाथी का वीडियो भी बनाया और वन विभाग के अधिकारियों को देते हुए हाथियों की रोकथाम की मांग की। सितारगंज अमरिया चौराहा पीलीभीत रोड नवीन मंडी के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से स्कूटी सवार एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने 108 पर सूचना दी और एम्बुलेंस को बुलाया। फिलहाल एक की मौत हो चुकी है, जबकि 2 का इलाज जारी है। लाया गया था, जिनमें से एक को हमारे पास मृत अवस्था में लाया गया था। उसके अलावा 2 बच्चों को और लाया गया है, जिसमें से एक को थोड़ा जो ये मानव है इसको ज़्यादा इंजरी, इसको हेड इंजरी भी है, फ्रैक्चर भी है, तो इसको फर्स्ट एड के बाद हमारे द्वारा 108 से हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। और जो तीसरा था हर्ष, इसको थोड़ी हल्की फुल्की चोटें, जिससे फर्स्ट एड देके सर्विस दी। ये तीनों बरीगढ़ा के रहने वाले हैं। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।